हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और आप जो भी स्कोर गेट किए उसे कमेंट में ज़रूर मैंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following tax is levied and collected by the union government but the proceeds are distributed between the union and states? हिंदी में, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित करों में से क्या लगाया और वसूला जाता है लेकिन संघ और राज्यों के बीच आय का वितरण किया जाता है? ऑप्शन है सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर, बी इनकम टैक्स यानी कि आय कर, सी स्टेट ड्यूटी या डी लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व। बताइए कौन सा टैक्स है जिसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है पर जो उससे उसे इनकम होती है वो राज्य और यूनियन दोनों में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसका शेयर जो है यूनियन और सारे स्टेट्स में कर दिया जाता है। आर्टिकल 270 भी इस बात को परमिटेड मैंडेटरी करता है कि शेयरिंग ऑफ इनकम टैक्स होनी चाहिए यूनियन और स्टेट्स के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच अमंग देम इज आर नॉट ट्रू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनमें से कौन सा सच नहीं है। फर्स्ट है, स्टैंडिंग कमिटीज आर द परमानेंट कमिटीज दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि स्टैंडिंग कमिटीज अस्थायी समितियां होती हैं जिन्हें नियमित आधार पर गठित किया जाता है। सेकेंड है, एडहॉक कमिटीज आर टेम्परेरी कमिटीज दैट आर डिसॉल्व्ड व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड। तदर्थ समितियां अस्थायी समितियां हैं जो कार्य पूरा होने पर भंग कर दी जाती हैं। थर्ड है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इज एन एडहॉक कमिटी, यानी कि विशेषाधिकार समिति एक तदर्थ समिति है। और फोर्थ है, ज्वाइंट कमिटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग इज ए स्टैंडिंग कमिटी। उर्वरक मूल्य निर्धारण पर संयुक्त समिति एक अस्थायी समिति है। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। अब आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग कमिटीज क्या परमानेंट होती हैं, एडहॉक कमिटी क्या टेम्परेरी होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका क्वेश्चन लिखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा, देखिए आप ऑप्शन वाइज इसका देखा करिए कि पहला क्या कह रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट कमेटी दैट आर कंस्टिट्यूटेड ऑन रेगुलर बेसिस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है एडहॉक कमेटी या टेम्परेरी कमेटी दैट आर डिसॉल्व व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड, ये भी बिल्कुल सही है। एडहॉक कमेटी टेम्परेरी कमेटी होती हैं, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती हैं और एक बार अगर वो टास्क कंप्लीट हो गया तो इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस इज एन एडहॉक कमेटी, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टैंडिंग कमेटी है। और ज्वाइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग इज अ स्टैंडिंग कमेटी, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये एक एडहॉक कमेटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसमें गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953। हिंदी में, 1953 में गठित राज्यों पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। बताइए कितने थे, 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज थी, या 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी थी, या 15 स्टेट्स 5 यूनियन टेरिटरी थी, या 14 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। ये कमीशन ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में और उसी के अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नॉट करेक्ट। हिंदी में, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया।
सेकेंड है इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसने केंद्रीय कार्यकारी को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। थर्ड है इट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसे मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। फोर्थ है इट पेव्ड द वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरिंग सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड प्रोविंसेस, इसने केंद्र और प्रांतों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग करके संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो मोस्टली लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब आप सोचिए कि उसमें इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं था उस एक्ट में। आप स्टेटमेंट वाइज देखा करिए कि क्या पहला स्टेटमेंट था, सेकेंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ये ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया करिए कि क्या ये ऑप्शन है, क्या ये बात थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, इस तरह। देखिए इसका आंसर आप देखिए ऑप्शन, मैंने कहा ना कि आप ऑप्शन वाइज देखा करिए। फर्स्ट है कि इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बात थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अब उसमें देखिए 1909 का जो एक्ट था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स आया था। अब इसमें क्या हुआ, कैसे इसने इस प्रथा को आगे बढ़ाया, इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियन को, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई भी बात इस एक्ट में नहीं थी। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये बिल्कुल सही है। अच्छा इसे मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते क्यों थे, क्योंकि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेक थे और वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और फोर्थ है इट पेव द वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरिंग सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली बार इस एक्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया कि इस सब्जेक्ट को सेंटर देखेगा और इसे प्रोविंसेस देखेंगी, और ये इसी एक्ट में पहली बार दो सदन का भी थॉट आया था, प्रस्ताव आया था, बाइकैमरलिज्म का भी प्रस्ताव सबसे पहले 1919 एक्ट में ही आया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत था, ओनली सेकंड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, वाया विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वॉज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ऑप्शन ए 63rd अमेंडमेंट एक्ट, बी 69th अमेंडमेंट एक्ट, सी 74th अमेंडमेंट एक्ट या डी 76th अमेंडमेंट एक्ट। दिल्ली को बताइए कि किस अमेंडमेंट के अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। और आर्टिकल 239 में भी ये बात कही गई कि देयर शैल बी अ लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ऑप्शन सेकंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण वन और वन्य जीवन का संरक्षण। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। बताइए डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे, इनमें से आपको ये बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसे भी आप ऑप्शन वाइज देखिए कि क्या उसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड था 42वें संशोधन में, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी था, बिल्कुल सही है। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि पर्यावरण वन और वन्य जीवन का संरक्षण, ये भी था। और फोर्थ ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये नहीं था। देखिए आपको 42वां अमेंडमेंट हो या 44वां अमेंडमेंट हो, जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं इन्हें याद करना मस्ट हो जाता है। बिल्कुल एकदम लर्न कर लीजिए, कोई भी पॉइंट
पेपर में आ सकता है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये नहीं आप सारे पढ़ डालिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के मेन पॉइंट। अब इसका आंसर आपको मिल चुका। क्या है इसका करेक्ट आंसर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है आपको ये भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ये कहाँ से लिया गया, यानी कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से। और क्या है जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अलग बनाता है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल हैं बाय कोर्ट। अगर कहीं भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, पर डीपीएसपी में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके लिए डीपीएसपी नहीं फॉलो हो रहा है तो आप उस स्टेट के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते कि ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, आप नहीं जा सकते। डीपीएसपी में नहीं जा सकते आप, पर फंडामेंटल राइट्स में आप जा सकते हैं। ये बहुत मेन डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। सेकेंड है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ अधिकार। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बताइए कौन से फंडामेंटल राइट्स इनमें से हैं जो कि फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है? इंडियन सिटीजन को तो हैं, साथ में फॉरेन से भी जो भी आते हैं लोग उनके लिए भी ये अवेलेबल है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल है उन लोगों को, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है। अब देखिए उनको क्या क्या अवेलेबल है, इसके आर्टिकल शायद ज़्यादा हो जाए, इसलिए आप सिर्फ पढ़िए कि राइट्स अवेलेबल टू ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, जो कि सिर्फ भारतीय नागरिक को ही अवेलेबल है ऐसे फंडामेंटल राइट। देखिए उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 15 है जिसमें कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट है, यानी कि भेदभाव इन बेसिस के आधारित पर नहीं करना चाहिए। 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। 19 में 6 फ्रीडम है, और आर्टिकल 29 भी है जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। और आर्टिकल 30 भी है जिसमें कि माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की इजाज़त है। ये आर्टिकल आप याद कर लीजिए जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है। The famous Berubari Union case in which it was decided that the preamble is not a part of the Constitution of India is a case, यानी कि फेमस बेरूबरी यूनियन केस जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है 1973 में हुआ था ये केस, या 1965 में, या 1960 में, या नन ऑफ द अबव, यानी कि किसी और साल में। आप बताइए। सारे इम्पॉर्टेंट केसेस भी लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईयर वाइज भी, और उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये भी। मैंने करी आप सारे केसेस, सिर्फ इम्पॉर्टेंट केसेस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनमें से एक बेरूबरी यूनियन केस भी है। आपको पता होना चाहिए कि ये केस किस ईयर में हुआ था। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1960 में बेरूबरी यूनियन केस हुआ था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चल के केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 में अपने ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और क्या कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है। और इसी केस में इम्पॉर्टेंट केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, करे, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो है फंडामेंटल राइट्स में, उसे वो अमेंड नहीं कर सकती। ऐसे अमेंड करे कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो जाएं, पर बेसिक स्ट्रक्चर
बिल्कुल भी अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। व्हाट वाज द प्रीवी पर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रीवी पर्स क्या था। देखिए प्रीवी पर्स मोस्टली लोगों ने सुना होगा, पर ये था क्या, आपको यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शंस देखिए। अ पर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिग्निटरीज फॉर सर्विस रेंडर्ड। भारत सरकार द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों को दिया गया एक पर्स। या बी, अ पर्स गिवन प्राइवेटली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। निजी तौर पर एक संगठन द्वारा दूसरे को दिया गया पर्स। या सी, अ पर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द अर्स्टवाइल प्रिंसेस ऑफ इंडिया। भारत की पूर्ववर्ती रियासतों को भारत सरकार द्वारा दिया गया एक पर्स। या डी, अ गिफ्ट गिवन बाय एन अर्स्टवाइल प्रिंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तत्कालीन राजकुमार द्वारा भारत सरकार को दिया गया एक उपहार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रीवी पर्स के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत की पूर्ववर्ती रियासतों को भारत सरकार द्वारा दिया गया एक पर्स। देखिए इसमें हुआ क्या था, क्यों भारत सरकार दे रही थी इसे। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे प्रिंसली स्टेट से कहा था कि आप इंडियन यूनियन ज्वाइन कर लीजिए। तब सारे प्रिंसली स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया। अच्छा, साइन किया, किस शर्त पर साइन किया था कि उनकी रियासतों के तत्कालीन शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन जीवन यापन हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष धनराशि दी जाएगी, यानी कि राज भत्ता। तभी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करेंगे। फिर इनसे साइन करा लिया गया और गवर्नमेंट रेडी हो गई कि हम आपको प्रीवी पर्स यानी कि राज भत्ता देंगे। और बाद में इसे इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया। इस व्यवस्था को इंदिरा गांधी जी ने ही खत्म कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, Which among the following political party of India has an election symbol almost close to the election symbol of Republican Party of USA? हिंदी में, भारत के निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसके पास चुनाव चिन्ह लगभग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए के चुनाव चिन्ह के पास है। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी यूएसए की है, उसका जो इलेक्शन सिंबल है वो बिल्कुल क्लोज है किसी एक इंडियन पार्टी के इलेक्शन सिंबल से। ऑप्शन ए है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन बी है बहुजन समाज पार्टी, सी है जनता दल और डी है तेलुगु देशम पार्टी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी का इलेक्शन सिंबल क्या है, एलिफेंट, हाथी है। और उसी सिंबल के क्लोजली है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए का सिंबल। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। Which one of the following is not included in the definition of public authority under the Right to Information Act 2007? सूचना का अधिकार अधिनियम 2007 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एनी अथॉरिटी बॉडी एस्टैब्लिश्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत कोई भी प्राधिकरण निकाय स्थापित गठित। सेकेंड है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि नागरिक समाज संगठनों। थर्ड है एनी अथॉरिटी बॉडी एस्टैब्लिश्ड कंस्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित कोई प्राधिकरण निकाय। और फोर्थ है एनी अथॉरिटी बॉडी एस्टैब्लिश्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर पार्लियामेंट्री लॉ। बताइए पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन आरटीआई एक्ट 2007 में थी, इनमें से किसकी बात उसमें नहीं की गई थी, कौन सा शामिल नहीं था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि नागरिक समाज संगठनों की बात उसमें नहीं की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। द टर्म फेडरल फिगर्स, संघीय आंकड़े का अर्थ। इसमें बताना है कि संघीय शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन सी इन आर्टिकल 368 में,
ये डी, नो वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कहीं नहीं। बताइए कहाँ पर संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में कहीं नहीं, कहीं नहीं फेडरल लिखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सिर्फ इतना कहता है कि इंडिया डैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल की बात नहीं की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन देखिए क्या है। द फेमस केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब दैट रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट इज अ केस ऑफ द ईयर। फिर से देखिए एक केस आ गया और इसका ईयर पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि केसेस और उनके ईयर और उनमें क्या बातें थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का प्रसिद्ध मामला जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, वर्ष का एक मामला है। 1979 में हुआ था, 2001 में हुआ, या 1968 में हुआ, या 1967 में हुआ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस ईयर में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1967 में ये केस हुआ। ये किससे रिलेटेड था? मौलिक अधिकार से। अब इसमें और बातें आपके लिए जानना जरूरी वो ये हैं कि इसमें आखिर में हुआ क्या था, ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे। देखिए दो भाई थे, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ, और दोनों के पास 500 एकड़ की ज़मीन थी लगभग। तो पंजाब गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि आप कुल 30-40 एकड़ दोनों भाई ले लीजिए और बाकी ज़मीनें हमें दे दीजिए, हम स्टेट के वेलफेयर के लिए उसका यूज़ करेंगे। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी, यानी कि मौलिक अधिकार था। तो बस इसी बात को लेकर के गोलकनाथ भाई लेके सुप्रीम कोर्ट गए। और देखिए एक बात और थी उस समय ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट लॉ बना रही है और बना करके उसे 9th शेड्यूल में यानी कि 9वीं अनुसूची में डाल देती है, तब वो एक्ट या लॉ जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकता, आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये बात भी थी, क्योंकि स्टेट ऑफ पंजाब ने जो एक्ट बनाया था ज़मीन लेने के लिए किसानों की, उसे उसने 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। पर इन लोगों ने क्या कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, मेन मुद्दा तो ये होना चाहिए। इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ही फिर वहाँ से जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल दी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और बाद में वैसे भी जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा तो राइट टू प्रॉपर्टी बाद में अब तो है नहीं फंडामेंटल राइट, फिर वो लीगल राइट बन गया, यानी कि गवर्नमेंट को आपकी ज़मीन लेने का अधिकार है। अब वो आपका वो मौलिक अधिकार नहीं है कि जिसे लेकर के आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट उसे चैलेंज करने के लिए। ऑल दो परमिशन रिक्वायर्ड होती है, पर अगर परमिशन नहीं भी आप दे रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकाल ही लेती है, क्योंकि अब राइट टू प्रॉपर्टी तो कोई फंडामेंटल राइट रहा नहीं, अब वो लीगल राइट बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। आधिकारिक राज अधिनियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये एक्ट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, इसके बारे में बताइए। फर्स्ट है, इट इज़ अ colonial era law passed in 1923 to control Indians working for colonial government keeping information about governance secret। यह 1923 में औपनिवेशिक युग का कानून पारित किया गया है जो औपनिवेशिक सरकार के लिए काम करने वाले भारतीयों को शासन की जानकारी रखने के लिए नियंत्रित करता है। सेकेंड है, द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट 2006 suggested that the act should be substituted by the chapter in the National Security Act। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट 2006 ने सुझाव दिया कि अधिनियम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में एक अध्याय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है, द स्टेट हैज प्रोविजंस विच आर इन कन्फ्लिक्ट विथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फोर्थ है, द एक्ट ऑल्सो हैज अ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट पोसेसिंग स्टेट सीक्रेट्स। अधिनियम में राज्य के रहस्यों को रखने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा वो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं।
कि इनमें से कौन सी बात नहीं थी इस एक्ट में। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं था जो कि राज्यों का रहस्य रखते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, पर फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या था बताइए? मेन इसका मोटिव क्या था इस एक्ट को लाने का? ये 1923 में लाया गया था। ये लाया गया था कि अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट कोई व्यक्ति चोरी करके उसकी सीक्रेसी यानी कि उसकी सूचना बाहर आके किसी को भी देता है तो वो इस एक्ट के अंडर पनिशेबल होगा, यानी कि उसे दंड दिया जाएगा। 14 साल की जेल थी अगर आपने गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी सीक्रेसी को वहाँ से चुरा करके बाहर ला करके दिया, किसी को भी, चाहे एनिमी स्टेट्स को दिया या आपने बाहर ही आके लीक किया, तो आप इस एक्ट के अंदर आपको दंड दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन देखिए क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एस्टिमेट्स कमिटी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान नहीं, ये प्राकलन समिति इसको हिंदी में कहते हैं, के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है द फर्स्ट एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वॉज फर्स्ट सेटअप इन 1950। हिंदी में स्वतंत्रता के बाद के युग की पहली प्राकलन समिति पहली बार 1950 में स्थापित की गई थी। सेकंड है एस्टिमेट्स कमिटी हैज अ राइट टू क्वेश्चन द पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। प्राकलन समिति को संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार है। ऑप्शन थर्ड है इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स दैट आर बोथ फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। और फोर्थ है चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। प्राकलन समिति के अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होते हैं। ऑप्शन ए है क्या केवल फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, या थर्ड स्टेटमेंट गलत है, या सेकंड एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट गलत है, या सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आप इसे भी ऑप्शन वाइज करिए, देखिए कौन सी बात सही है। अगर आप सही बात पकड़ लेते हैं तो फिर गलत बात तो आसानी से निकल आएगी। इसे ऑप्शन वाइज देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1950 में पहली बार प्राकलन समिति स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि ये यूनियन गवर्नमेंट को कि ये बननी चाहिए। फिर है इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें दोनों ही सदनों के मेंबर होते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 30 मेंबर होते हैं जो लोकसभा से ही चुने जाते हैं। और इसके टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होती है? 1 साल के लिए ये काम करती है। और इसका चेयरमैन की बात देखिए, फोर्थ ऑप्शन में की गई है कि चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमिटी इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। चेयरमैन अपोजिशन पार्टी से नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी से होते हैं। और चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर अपॉइंट करता है। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए एस्टिमेट कमेटी हैज अ राइट टू क्वेश्चन द पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसे कोई भी अधिकार नहीं है कि ये गवर्नमेंट की नीतियों पर सवाल उठाए। तो फिर केवल सही स्टेटमेंट कौन थी? फर्स्ट। गलत कौन कौन सी हैं? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब इसका काम क्या है एस्टिमेट कमेटी का? इट सजेस्ट द अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी टू ब्रिंग द एफिशिएंसी, यानी कि अगर बजट आया है वो इकोनॉमी को किसी भी तरह से अफेक्ट कर रहा है तो इसके लिए एस्टिमेट कमेटी कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकती है। सजेस्ट कर सकती है, सिर्फ कोई ऑर्डर नहीं, सजेशन। इस कमेटी का काम है सजेशन देना। अगर कोई भी तरह से इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है तो वो इस पर सजेशन दे सकती है। देखिए क्वेश्चंस खत्म हुए आज के। और देखिए आप क्वेश्चन सारे लगाइए। अगर आप इसके पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के नहीं लगाए हैं, तो आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर लगाइए। सारे क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम के इंतज़ार में नहीं कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ये नहीं। आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मैं आपको करवा रही हूँ, आप क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे जरूर। आप इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। जितनी भी सीरीज मैंने करवाई हैं आप सारे लगाइए।
और सारे लगा करके अपने कमेंट जो भी आपने स्कोर किया उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये आपके ही एनालिसिस के लिए है। और अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिएगा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।